जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग डिस्कस करने आए हैं अपना नीट का केमिस्ट्री का पेपर नंबर 4। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 46 से 68 तक मैं आपको डिस्कस करूंगा, मैं यानी संजीव भाटिया। और क्वेश्चन नंबर 69 से आपको डिस्कस करेंगे स्वप्निल सर। हमारे डिस्कशन के पहले हमारे सिंह सर का ये स्लोगन, आप पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, इसी स्लोगन के साथ हम लोग अपने टेस्ट पेपर डिस्कशन की स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग का एक ऑनलाइन बायो टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसका फर्स्ट टेस्ट 9 अगस्त को है, सैटरडे के दिन। द लिविंग बर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी फर्स्ट से। तो इसमें बेटा टेस्ट के पहले सिंह सर ऑनलाइन पूरा रिवाइज कराएंगे, आप लोगों को लाइव क्लास होगी और ऑफलाइन भी रिवाइज कराएंगे। इसके साथ साथ हमारा नेक्स्ट नीट का टेस्ट है वो मॉडल टेस्ट है, और ये 27 जुलाई को हो रहा है। इसमें T1 T2 के सिलेबस आएंगे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब हम लोग क्वेश्चन वाइज डिस्कस करेंगे आगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि 46 से हमें स्टार्ट करना है। तो देखिए, लेसिग्ने टेस्ट इज नॉट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ, और यहाँ पे लिखा है लेसिग्ने परीक्षण किसको पता लगाने के उपयोग में नहीं किया जाता। तो आपको पता है कि लेसिग्ने टेस्ट हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में पता लगाने के लिए करते हैं नाइट्रोजन को, सल्फर को, हेलोजेंस यानी कि ClBr को, इस तरीके से, या नाइट्रोजन सल्फर दोनों को, इनको पता लगाने में हम लोग यूज करते हैं। इनके अलावा जो एलिमेंट हैं उन्हें हम लोग लेसिग्ने टेस्ट से नहीं करते हैं। और हाँ, एनसीईआरटी में ये भी दिया कि फास्फोरस को भी लेसिग्ने टेस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता, डिटेक्ट किया जाता है। लेकिन जो है फास्फोरस का हम लोग डायरेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, इसका टेस्ट अभी मैंने आपसे बताया लेसिग्ने टेस्ट से करते हैं। नाइट्रोजन का लेसिग्ने टेस्ट कैसे होता है? जब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट बनाते समय वो NaCN में बदल जाएगा। उसमें हम लोग NaCN में अगर फेरस सल्फेट कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में पास आउट करेंगे तो हमें पर्शियन ब्लू कलर मिल जाएगा। पर्शियन ब्लू कलर मिल गया तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सल्फर के लिए हम लोग सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड या फिर हम लोग लेड एसीटेट का यूज कर सकते हैं। हेलोजन के लिए हम लोग HNO3 से पहले रिएक्ट कराएंगे, डाइल्यूट HNO3 से, और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट से। लेकिन बोरोन हमारा ये टेस्ट नहीं देता। इस तरीके से हमारा जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा 4th, यानी कि बोरोन हमको ये टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर हमारा 47 होगा। क्वेश्चन नंबर 47, ये देखिए, ये हम लोग ने एनसीईआरटी का पेज लगाया जहां से हम लोग ने ये क्वेश्चन बनाया था लेसिग्ने टेस्ट का। तो आपको ये हम लोग ने पेज भी दिखा दिया है जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाए। ये एनसीईआरटी के 11 का पेज नंबर 284 है, वहां से क्रॉप करके लगाया कि जो हम लोग टेस्ट पेपर बनाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कलर विद FeCl3 इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। तो आपको पता है कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा सल्फर भी हो और नाइट्रोजन भी हो तो हमारा लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट बनाते समय NaSCN फॉर्म हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। और इस NaSCN में जब हम लोग फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं तो फेरिक क्लोराइड मिलाने पे हमको मिल जाता है FeSCN होल थ्राइस, फेरिक थायोसाइनेट, FeSCN होल थ्राइस, ये मिल जाएगा। और साथ में हमको NaCl मिल जाएगा, NaCl। तो बच्चों इसमें आप जानते हो कि ये इसका जो कलर होता है वो रेड ब्लड कलर होता, रेड ब्लड कलर। इस तरीके से जब हमसे पूछा जाएगा कि ये किसके टेस्ट में काम आया, नाइट्रोजन के टेस्ट में, सल्फर के टेस्ट में, दोनों के टेस्ट में, तो हम करेंगे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड।
यानी फिर से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हैलोजन के टेस्ट के लिए यूज नहीं किया जाता। तो इस तरीके से हम लोग ने 47 में समझ लिया कि नाइट्रोजन और सल्फर दोनों के टेस्ट में ये काम आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, फेरिक थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करके FeSCN की पावर 2+ बना सकता है। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर एक HCN और बढ़ा दें, HCN2 कर दें, तो पावर +1 हो जाएगी। और अगर यहाँ पे हम HCN3 कर दें तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तीनों की संभावना इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास एक एस्टिमेशन का क्वेश्चन है और इसमें दे रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 69% कार्बन। ठीक है, कार्बन परसेंटेज का क्वेश्चन है। तो कार्बन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन परसेंटेज इक्वल टू होता है 12/44 इंटू वेट ऑफ CO2 इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखते हैं इसमें क्या क्या डेटा मुझे गिवन किया गया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में 69% कार्बन है। आज परसेंटेज दे दिया, वैसे तो जनरली हम लोग से परसेंटेज निकालने को बोलता, बट इस क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन कर दिया। अब 69% दे दिया, 12 तो फिक्स है, 44 भी फिक्स है फॉर्मूला में। वेट ऑफ CO2, द टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यानी निकालना है मुझे। तो यहाँ पे हम लोग WT और CO2 कर ले रहे हैं। वेट ऑफ CO2 हमें निकालना है और इंटू 100 अपॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट कितना दिया गया है? द टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन 0.20 ग्राम ऑफ दिस सब्सटेंस। तो 0.20 ग्राम दिया गया है, 0.20 ग्राम। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आप देखना W ऑफ CO2 आपको मिल जाएगा 0.506। ये 0.506 आपको मिल जाएगा वेट ऑफ CO2 इसको सॉल्व करने के बाद। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हमको हाइड्रोजन का परसेंटेज भी दे रहा है। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज वाला फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू होता है 2/18 इंटू वेट ऑफ वाटर इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। O.C मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सारी वैल्यूज पुटअप करो जो जो दी गई हैं। हाइड्रोजन का 4.8% दिया गया, तो 4.8 यहाँ रखो, 2/18। अब देखो वेट ऑफ वाटर कुछ दिया, टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस निकालना है। इस क्वेश्चन को हिंदी में देखिए, एक कार्बनिक यौगिक में 69% कार्बन है, 4.8% हाइड्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज दिया, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया, शेष हिस्सा ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ कोई नीड नहीं है। जब 0.20 ग्राम का पूर्ण दहन किया जाता है, यानी कि 0.20 ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है, तो उत्पन्न CO2 और वाटर का कुल द्रव्यमान बताना है। तो CO2 का द्रव्यमान, दैट मीन्स वेट हमने निकाल लिया, मास निकाल लिया, और हमें वाटर का वेट निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर निकालना है, तो WT ऑफ H2O निकालना है इंटू 100। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने यहां से देखा था 0.20। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर आएगा 0.0864। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो टोटल मास आएगा, टोटल वेट जो आएगा सर, टोटल वेट कितना आ जाएगा, या टोटल मास जो आएगा वो कितना आएगा? 0.506 प्लस 0.0864 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग 1 2 3 4 फिगर है, यहाँ पे 0 मान ले तो एक आ गया 4 और 6 और 6 12 और 8 और 1 9 और 0 और 5 0.5924। तो 0.5924 सेकेंड ऑप्शन में आ रहा, 0.5924। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, इस फॉर्मूले से हम लोग ने लिया था, मास वाले फॉर्मूले से।
और अब क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, मुझे मेथड ऑफ एस्टिमेशन दिया गया है और उस एस्टिमेशन के मेथड में क्या केमिकल यूज करना है इसका मैच द फॉलोइंग दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए आते हैं ड्यूमास मेथड में। तो ड्यूमास मेथड में आपको पता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको हम लोग क्यूप्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है वो CO2 बदल जाता है, हाइड्रोजन वाटर बदल जाता है और नाइट्रोजन जो हमारी है वो N2 में बदल जाती है और कुछ नाइट्रोजन के ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड भी मिलते हैं। जब उन्हें हम कॉपर गेज पे पास आउट करते हैं तो फिर ये नाइट्रोजन हमारी जो ट्रेसेस ऑफ ऑक्साइड है वो भी N2 में बदल जाती है। सो मुझे जो गैसियस मिक्सचर मिलता है CO2 और साथ में मुझे मिलता है वाटर वेपर और मुझे मिलता है नाइट्रोजन। अब इनको हम नाइट्रोमीटर में लेके जाते हैं। नाइट्रोमीटर में याद करो कौन था बेटा, KOH। उस KOH में हम CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ड्यूमास मेथड है उसमें KOH का यूज है, यानी A का थर्ड सही होगा। अब ये नहीं सही हो सकता है, ये नहीं सही हो सकता है, A का थर्ड सही होगा। अब ये फर्स्ट और सेकंड में A का थर्ड है। तो आगे जाते हैं, लीबिग मेथड। लीबिग मेथड किसके एस्टिमेशन के काम में आता है, कार्बन और हाइड्रोजन, और इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड को यूज करते हैं। तो लीबिग मेथड में क्यूप्रिक ऑक्साइड को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, उसके बाद हमारे पास जो जब हम लोग ड्यूमास मेथड कर रहे होते हैं तो बेसिकली ड्यूमास मेथड को एयर में हीट करते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड की नीड नहीं है। तो इसलिए ड्यूमास मेथड में क्यूप्रिक ऑक्साइड नहीं डाला और एयर बेसिकली वो भी CO2 की प्रेजेंस में। एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ, यहाँ से एनसीईआरटी से अगर हम लोग देखेंगे तो ये अलग अलग जगह पे हम लोग को दिया गया। देखो ड्यूमास मेथड में बताया गया है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विच एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन और हाइड्रोजन के लिए क्यूप्रिक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट किया गया। सो इस तरह से जो हमारा लीबिग मेथड है, लीबिग मेथड हमारा CuO से मैच होगा, यानी ये B का 4 सही होगा। अब B का 4 फर्स्ट में सही है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप मिला सकते हो, अगर आपको लीबिग का नहीं पता तो जेल्डाल मेथड को में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। जब हम लोग नाइट्रोजन के कंपाउंड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन होती है वो अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोग को जेल्डाल मेथड में H2SO4 का यूज करना है, और कैरियस मेथड में हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का यूज कर सकते हैं अगर हैलोजन का टेस्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का, और यहाँ देखो कैरियस मेथड ऑफ हैलोजेंस लिखा भी हुआ, तो सारे मिला सकते हो, C का सेकंड और D का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। Which purification technique is used for high boiling organic liquid compound decompose near its boiling point? आपको मालूम है जो सब्सटेंस अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या अपने बॉइलिंग पॉइंट के पहले डीकम्पोज हो जाते हैं उन्हें अंडर रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन या फिर या फिर वैक्यूम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई करते हैं। अंडर रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन का ही दूसरा नाम है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर यानी कि थर्ड लगेगा, क्योंकि यहाँ हिंदी में भी आप समझ सकते हो उच्च क्वथनांक वाले कार्बनिक तरल जो अपने क्वथनांक के निकट विघटित हो जाते हैं, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर यानी क्वथनांक पर टूट जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, जैसे ग्लिसरॉल अपने बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जाता है या H2O2 भी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर टूट जाता है उसके पहले ही, तो उनको हम लोग अंडर रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई कर सकते हैं। सिंपल नहीं चलेगा, फ्रैक्शनल नहीं चलेगा। स्टीम डिस्टिलेशन तब यूज कर पाते जब लिखा होता कि वो वाटर में इमिसिबल है, क्योंकि वाटर में इमिसिबिलिटी की कोई बात नहीं की गई तो स्टीम डिस्टिलेशन लेंगे नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर लिखा हुआ है, दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। एनसीईआरटी 11 पेज नंबर 280। यहां से इस क्वेश्चन को बनाया गया। द एड्सॉर्बेंट यूज्ड इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में कौन से एड्सॉर्बेंट यूज किए जाते हैं? एड्सॉर्बेंट स्टेशनरी फेस बनाता है जो कि
मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंपोनेंट्स को अपने ऊपर खींच लेता है या एड्सॉर्ब कर लेता है। और स्टेशनरी फेस में सॉलिड एड्सॉर्बेंट में फेमस नाम है सिलिका, रेत SiO2, एल्मुना Al2O3, मैग्नीशिया MgO, इसके अलावा चारकोल, इसके अलावा स्टार्च, ये सब आप यूज कर सकते हो एज ए एड्सॉर्बेंट। तो देखिए यहाँ सिलिका जेल है, ये एड्सॉर्बेंट हो सकता है, ये एल्मुना है, ये एड्सॉर्बेंट हो सकता है, क्विक लाइम एड्सॉर्बेंट हो नहीं सकता, मैग्नीशिया एड्सॉर्बेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था, ऑप्शन होना चाहिए था ABD, लेकिन ABD इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि मोस्ट करेक्ट फॉर्म में क्या देखेंगे, तो C यहाँ पे है तो क्विक लाइम तो हो नहीं सकता, A ओनली आंसर हो नहीं सकता, B ओनली आंसर हो नहीं सकता, लेकिन A और B एड्सॉर्बेंट हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी आंसर की थर्ड हो जाएगी। वैसे तो मैग्नीशिया भी होता, मैग्नीशिया मीन्स MgO होता, MgO, एल्मुना Al2O3 होता, सिलिका SiO2 होता, क्विक लाइम CaO होता है, CaO को नहीं यूज करते हैं। तो मेरा यहाँ आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में देखिए यहाँ पर दिया गया है यूज्ड एड्सॉर्बेंट सिलिका जेल एंड एल्मुना। तो क्योंकि हम लोग ने एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम किया, वहां मैग्नीशिया की बात की नहीं गई थी, तो सिलिका जेल और एल्मुना का ही बनाया गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अच्छा भाई बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ गए, अब इनको देखना। क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट विच एक्ट एज द स्टेशनरी फेस। वितरण क्रोमेटोग्राफी में, अच्छा देखो यहाँ इसमें बता दिया, वितरण क्रोमेटोग्राफी मीन्स होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, और यहाँ पे केवल क्रोमेटोग्राफी लिख दिया। तो वितरण क्रोमेटोग्राफी में कागज के छिद्रों में जल अणु उपस्थित रहते हैं, बिल्कुल सही, बहुत कठिन हिंदी दी गई है। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है बच्चा, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एक रूप है, और इसकी खास बात है कि इसमें दोनों स्टेट लिक्विड होते हैं। स्टेशनरी फेस भी लिक्विड होता है, मोबाइल स्टेट भी लिक्विड होता है। जो स्टेशनरी फेस लिक्विड है, अब लिक्विड को अगर यूज करोगे तो इधर उधर फैल जाएगा, तो एक स्पेशल टाइप का पेपर बनाया जाता है जिसमें वाटर को बाउंड किया जाता है, और वो बना होता है हमारा वो हमारा सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज के पेपर में हम लोग ने वाटर को ट्रैप्ड किया है, ये बात सही है। हमसे पूछा कौन सी एक से अधिक सही होगी। एनलीन कैन नॉट बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ये तो गलत हो गया भाई, एनलीन तो स्टीम डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई किया जा सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, यहाँ पर लिखा होगा कच्चे तेल को, देखो लिखा हुआ, तो जो कच्चा तेल होता है, जैसे कि हम लोग सऊदी अरब में, दुबई में, यहाँ पे अरब अमीरात में जब खुदाई होती है तो वहाँ कच्चा तेल का कुआं मिलता है, कच्चे तेल को निकाल लेते हैं। कच्चे तेल में यानी कि हमारे क्रूड ऑयल में कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक, डीजल भी होता है, पेट्रोल भी होता है, कैरोसिन ऑयल भी होता है, और सबके बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम लोग जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाते हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वहां पे लगता है। रिलेटिव एड्सॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रिटार्डेशन फैक्टर, ये बात भी सही है। आपको मालूम है कि जिसका रिटार्डेशन फैक्टर जितना कम होगा उसका एड्सॉर्प्शन पावर उतना ज्यादा होगा। तो एड्सॉर्प्शन पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आरएफ के, आरएफ यानी कि रिटार्डेशन फैक्टर। तो ये भी सही हो गया। तो मेरा ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो ए सी डी ये सेकंड वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52 में हम लोग सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 53।
ये सब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में भी दिया है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, रिटार्डेशन फैक्टर सब एनसीईआरटी आरएफ से रिप्रेजेंट करते हैं, सब पढ़िएगा आप लोग। इन ड्यूमास मेथड 0.52 ग्राम। अच्छा चलिए, ड्यूमास मेथड में जो W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है या मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है 0.52, ऑन कंबस्शन गिव 62.09 ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस दिया गया है 62.09 ml, और वो भी STP पे दिया, और STP पे मुझे चाहिए भी होता। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन मुझे निकालना है। तो मैं फॉर्मूला क्या लगाऊंगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए, जो आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 28 अपॉन 22,400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट STP इंटू 100 इंटू W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसको हम लोग सिंपल भी वे में कर सकते हैं। ये 20 इस 20 से कैंसिल हो जाएंगे, ये 28 8 टाइम्स इसमें चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1/8, और वॉल्यूम ऑफ N2 मुझे दिया गया 62.09 और वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.52 दिया गया है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 14.93 के आसपास यहां आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 14.93%, यानी कि सेकंड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलिएगा। इस फॉर्मूले का यूज किया, देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको लगा के दिखाया। इसको आप इजी वे में 1/8 भी लिख सकते हो, 1/8 की तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हो। द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आपको मालूम है कि क्रोमेटोग्राफी दो तरह की होती है, एक होती है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी और दूसरा होता है हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC। तो ये हमारा एग्जाम्पल है। प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमारा एग्जाम्पल है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का। तो ये डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द सॉलिड फेस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा देखो, ये फोर्थ ऑप्शन भी मिलता जुलता दिया, लेकिन यहाँ पे एब्सॉर्प्शन है, डिफरेंट एब्सॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंस ऑन सॉलिड स्टेट, ये बात गलत हो जाएगी। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपको लगा कि ये दोनों सेम स्टेटमेंट आ गए हैं, तो हो सकता है आपसे चूक हो जाए। एक है डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन और एक है डिफरेंशियल एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन यहाँ यूज नहीं करना, यहाँ पे यूज करना है एडसॉर्प्शन, इसलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। और कैपिलरी एक्शन तो चलता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, उसमें जो है जो पार्टिकल्स धीरे धीरे पेपर के अंदर जो वाटर डेवलप है उसके साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड चढ़ते हैं। तो ये हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती अगर, तो हम लोग एक बार कैपिलरी एक्शन के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमको डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन की बात करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, द डिस्टिलेशन टेक्निक मोस्ट सूटेड इट सेपरेटेड ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, ये ग्लिसरॉल को स्पेंट लाई से सेपरेट करते हैं अंडर रिड्यूस प्रेशर डिस्टिलेशन से, यानी कि वैक्यूम डिस्टिलेशन से। आपने बार बार रटा होगा, यहाँ देखो बड़े बड़े बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, एनसीईआरटी 11 पेज नंबर 280। सो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करना चाहिए डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी कि फर्स्ट आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 56 पे आएंगे। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं,
स्टेटमेंट फर्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनलीन कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म एनलीन है, जैसे बेंजीन एनलीन है, जैसे कि बेंजीन टॉलिन है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी ने एक ही दिया है और वो है क्लोरोफॉर्म एंड एनलीन। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे विद हमको बॉइलिंग पॉइंट दिया गया, क्लोरोफॉर्म जिसका बॉइलिंग पॉइंट 334 होता है, एनलीन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 457 होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 डिग्री के ऊपर आ रहा है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, तो समझ जाओ कि सिंपल डिस्टिलेशन लगेगा। तो इसको हम लोग दिस टेक्निक से सेपरेट करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा सही है। व्हेन सेपरेटिंग एनलीन फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ एनलीन एंड वाटर बाय स्टीम डिस्टिलेशन, एनलीन बॉयल्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। जब कभी कोई दो इमिसिबल लिक्विड को एक कंटेनर में लेके हीट किया जाता है, तो ऐसे समय में जब दोनों कंपोनेंट का, दोनों लिक्विड का टोटल वेपर प्रेशर 760 mm या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, तभी वो दोनों इमिसिबल लिक्विड एक साथ वेपराइज होते हैं अपने अपने प्योर बॉइलिंग पॉइंट के नीचे। अगर वो प्योर स्टेट में है तो उनको अकेले 760 जाना पड़ेगा, और अगर वो किसी और के साथ हैं तो अकेले हो सकता है 400 mm जाना पड़े, अकेले हो सकता है 350 mm जाना पड़े, बाकी दूसरे वाला लिक्विड का वेपर प्रेशर काउंट होगा। तो इसलिए ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। इस तरह से हमको यहाँ पे लगता है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। तो 56 के हम लोग फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, और ये एनसीईआरटी की ये भी लाइन लगी हुई है यहाँ पे कि स्टीम डिस्टिलेशन में जब हम लिक्विड बॉयल्स व्हेन द सम ऑफ वेपर प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक लिक्विड P1 and that due to water becomes equal to the atmospheric pressure। तो ये बात अभी मैंने समझाई। Since P1 is lower than P, the organic liquid vaporize at lower temperature than its boiling point। साफ साफ लिखा हुआ है। एनसीईआरटी 11 279 पेज पे ये था और 281 पेज पे ये था। तो इसको आपको एक्सप्लेन किया मैंने। एसर्शन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अभी मैंने आपको बताया था कि दो तरह की क्रोमेटोग्राफी हैं, एक है हमारी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और एक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के दो रूप होते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन के दो रूप हैं और पार्टीशन का एक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। वैसे बहुत और भी तरह की क्रोमेटोग्राफी होती है। रीजन थिन लेयर ऑफ सिलिका जेल इज स्प्रेड ओवर अ ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज इन थिन लेयर। तो देखिए विच एक्ट एज एड्सॉर्बेंट। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, लास्ट में इन्होंने लिख दिया कि सिलिका जेल एड्सॉर्बेंट है, इसीलिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। और सिलिका जेल जो ग्लास प्लेट पे लगाई जाती है एज एड्सॉर्बेंट, वो एड्सॉर्प्शन का काम करती है, इसीलिए ये एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को सपोर्ट करता है। इसलिए एसरेशन भी सही, रीजन भी सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। ये यहाँ पे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूरी बात लिखी गई है। अ थिन लेयर अबाउट 0.2 mm थिक of an adsorbent silica gel alumina is spread over a glass plate of suitable size. The plate is known as thin layer chromatographic plate या chroma plate. From the figure of column chromatography given below, फिगर कहाँ है?
पेपर में देखता हूँ क्या है फिगर। ठीक, एक फिगर ऐसा बना हुआ है, यहाँ स्लाइड में मिसिंग हो गया है। ऐसा एक फिगर बना हुआ और इसमें 3 बैंड बनाए गए हैं। सबसे ऊपर वाला बैंड ए है, उसके नीचे वाला बैंड बी है, फिर सी है, ए बी सी। अब हम लोग आगे बढ़ने के पहले इसमें कुछ इंफॉर्मेशन ले ले। जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह की जब क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्रोमेटोग्राम को सेपरेट करते हैं, वो जो एड्जॉर्ब होते हैं, जो सबसे ऊपर आता है या जो सबसे पहले आता है उसकी एड्जॉर्प्शन पावर सबसे ज़्यादा होती है और वही मोस्ट पोलर भी होता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इसमें कि ए से कम बी से कम सी पोलैरिटी होगी। ए की पोलैरिटी सबसे ज्यादा, उससे कम बी, उससे कम सी, या ए की एड्जॉर्प्शन पावर सबसे ज्यादा, ए से कम बी, बी से कम सी। एड्जॉर्प्शन पावर, एड्जॉर्प्शन पावर, एड्जॉर्प्शन पावर। तो फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये फिगर है, बिलो आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट पूछ रहा है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन गया। कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी। तो सी को जो सबसे नीचे है उसको मोर पोलर बता रहा है, जबकि सी की पोलरिटी सबसे कम है। तो ये इनकरेक्ट है, यही मुझे चाहिए भी, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा दिए गए हैं। कंपाउंड ए इज लीस्ट पोलर, ए तो मोस्ट पोलर है, गलत हो गया। कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी, तो ऐसा हो नहीं सकता। जब आप यहां से इल्यूजन करेंगे इलेवेंट की हेल्प से, तो पहले सी घुल के जाएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, तो पहले सी आना चाहिए। कंपाउंड बी कम्स आउट द कॉलम बिफोर सी, ये भी गलत हो गया। कंपाउंड ए स्पेंड मोर टाइम इन द कॉलम, बिल्कुल सही, क्योंकि पहले आप सी को इलिवेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ए पड़ा रहेगा, फिर बी को एक्सट्रैक्ट करेंगे तब भी ए पड़ा रहेगा, लास्ट में ए को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ए सबसे ज्यादा देर तक पड़ा रहेगा। तो ये सही हो गया, लेकिन मुझे क्योंकि इनकरेक्ट मांगे गए हैं तो ए बी एंड सी 3 होंगे। ए बी एंड सी, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ए बी एंड सी, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59, ये यहां से देखिए लिया हमने। An organic compound on heating with CuO produce CO2 but not water। इसका मीन्स क्या हुआ? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करोगे, अगर उसमें कार्बन है तो कार्बन CO2 बना देगा, अगर उसमें हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन वाटर बना देगा, लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर नहीं बन पाएगा। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगी वो यहाँ लिया जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म का HCCl3 फॉर्मूला होता है, इसमें हाइड्रोजन है तो ये नहीं हो सकता। कार्बन टेट्राक्लोराइड में CCl4 होता है, ये हो सकता है सर आंसर। मीथेन में CH4 हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये नहीं होगा। एथिल आयोडाइड में C2H5I, इसमें भी हाइड्रोजन होता है, तो ये नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा सेकंड होगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज ऑक्सीडाइज वे Na2O2। Na2O2 को हम टेस्ट करने में किसके में यूज करते हैं? फास्फोरस में। फास्फोरस, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में फास्फोरस है, उसको आपने Na2O2 के साथ हीट किया तो वो Na3PO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब Na3PO4 को आपने HNO3 के साथ बॉयल किया, HNO3 के साथ आपने बॉयल कर लिया, ये HNO3 के साथ बॉयल कर लिया, तो मुझे यहाँ पे H3PO4 मिल जाएगा। अब मुझे आगे कह रहा था रिजल्टेंट सोल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद अमोनियम मॉलिब्डेट। इसको अमोनियम मॉलिब्डेट से ट्रीट करो। अमोनियम मॉलिब्डेट का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस
MOO4, अमोनियम मॉलिब्डेट ट्रीट करोगे तो कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा, येलो प्रेसिपिटेट दिखा रहा, ये बता रहा है कि ये फॉस्फोरस है, इसलिए मेरा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फॉस्फोरस के बारे में ये बता रहा है, ये पूरी रिएक्शन यहाँ दी गई है। और वो जो हमारा येलो प्रेसिपिटेट आता है, देखिए यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी में केवल येलो लिखा, वैसे तो कैनरी येलो आता है, इसलिए हम लोग ने येलो बनाया है यहाँ पे, और वो उसका नाम होगा अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट। द फॉर्मूला ऑफ द पर्पल कलर formed in Lasignate test for sulfur using सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। देखो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का अगर Na2S के साथ रिएक्शन होगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Na2FeCN होल 5NO, ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग ने कराई तो ये Na2S इसमें जुड़ जाएगा और Na4FeCN होल 5NOS बन जाएगा। और ये बेटा होता है वॉयलेट कलर का, कई जगह इसको पर्पल भी माना जाता है। तो अब ये फॉर्मूला आप ढूंढिए कि कहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ, तो ये फॉर्मूला दिया है Na4FeCN होल 5NOS फोर्थ ऑप्शन में, और कोई ऑप्शन यहाँ मैच नहीं कर रहा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ये यहाँ पे इसका आयन स्टेट में वॉयलेट लिखा हुआ कलर, जैसा मैंने बताया, लेकिन कुछ बुक्स में पर्पल दिया रहता। यहाँ पे एलिमेंट्स दिए गए हैं और यहाँ पर कौन सा रीजेंट उस एलिमेंट को टेस्ट करने में यूज होता है या फिर कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कोई एक बात बतानी है आपको, कौन सा रीजेंट यूज होता है या कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ये एक आपको बात बतानी है, इसमें से कोई भी एक बात। तो देखिए नाइट्रोजन का टेस्ट हम लोग किससे करते हैं, नाइट्रोजन का टेस्ट फेरस सल्फेट से करते हैं, तो क्या यहाँ कहीं फेरस सल्फेट है, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। फेरस सल्फेट और H2SO4 में रिएक्शन करने के बाद मुझे कौन सा कलर मिलता है, प्रोशियन ब्लू कलर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका नाम होता है फेरिक फेरोसाइनाइड, फॉर्मूला होता है Fe4FeCN होल 6 का होल थ्राइस। तो क्या है यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पर ये है Fe4FeCN 6 का होल थ्राइस डॉट XH2, तो ए के साथ थर्ड मैच होगा, ए के साथ थर्ड केवल फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप बाकी भी मिला सकते हैं। सल्फर की टेस्टिंग हम लोग किससे करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, जैसा कि अभी यहाँ पे हमने ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड था, इसका फॉर्मूला क्या था, Na2FeCN होल 5NO, तो क्या यहाँ Na2FeCN होल 5NO है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट दिया है। फास्फोरस की टेस्टिंग अमोनियम मॉलिब्डेट से करते हैं, अभी पीछे बताया, तो सी का 4 हो जाएगा। और हेलोजन की टेस्टिंग सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3। देखिए जब आप हेलोजन का टेस्ट करने जा रहे हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि जो लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट है उसमें Cl है, Br है, I है, लेकिन ये भी मान के चलिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बनाया गया था तो हो सकता है कि उसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी मौजूद हो Cl Br I के साथ। तो अगर नाइट्रोजन और सल्फर भी उसमें मौजूद हैं तो नाइट्रोजन बदल जाएगा NaCN में और सल्फर बदल जाएगा Na2S में, और ये लोग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में इंटरफेयर करते हैं। तो हम लोग सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट करने के पहले, यानी सिल्वर नाइट्रेट लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट में मिलाने के पहले मिलाते हैं सर जी डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 HCN के CN को ले लेता और HCN बना देता, NaCN के CN को ले लेता है और HCN बना देता, और HCN एक गैस होती है, उड़ जाती है और इंटरफेरिंग खत्म हो जाता है। Na2S से HNO3 रिएक्शन करता है और H2S बना देता है, यानी HNO3 का मेन काम है डीकंपोज करना NaCN को और Na2S को। तो द लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हैलोजन बिकॉज
Na2S and NaCN are decomposed by HNO3. Ag2S soluble in HNO3, कोई मतलब नहीं इसका, Ag तो अभी है ही नहीं उसके अंदर लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट में. सिल्वर हैलाइड आर soluble in HNO3, तो उसका क्या मतलब, वो तो सिल्वर हैलाइड, सिल्वर तो अभी आया ही नहीं है भाई, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है. और बाद में जो सिल्वर हैलाइड आएगा उसका हमें प्रेसिपिटेट बनाना है, सॉल्युबल नहीं करना. ये सब ऑप्शन बेकार है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. 64 क्वेश्चन देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेन कंपाउंड डज नॉट गिव लेसिग्ने टेस्ट. अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके पास नाइट्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट बनाते समय वो NaCN नहीं बना पाएगा. और जब NaCN नहीं बना पाएगा तो बच्चा फिर ये टेस्ट लेसिग्ने टेस्ट नहीं आएगा. ग्लाइसिन ये होता है NH2CO, ये होता है CH2COOH NH2, इसमें N भी है C भी है, तो ये लेसिग्ने टेस्ट देगा. हाइड्राजीन में केवल NH2 है, इसमें C नहीं है, इसलिए ये लेसिग्ने टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि कार्बन का होना मस्ट है NaCN बनने के लिए. फेनिल हाइड्राजीन में C6H5NH NH2 इसका फॉर्मूला है. अब यहाँ C भी है N भी है. यूरिया में NH2CO NH2 में N भी है और C भी है, इसलिए सही आंसर सेकंड होगा. इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, ठीक है सर, हैलोजन किसका कर रहे हैं, AgBr का. तो फॉर्मूला लिखिए. मुझे क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन. ब्रोमीन का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है 80/180 इंटू मास ऑफ AgBr इंटू 100 अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या वेट लिख दीजिए WT, W से एक्सप्रेस कर दीजिए. अब जो जो मुझे गिवन किया गया उसको रखिए. 80 इंटू AgBr का वेट कितना दिया गया, 141 मिलीग्राम. वैसे तो यहाँ पे हमें ग्राम में रखना चाहिए, लेकिन क्योंकि नीचे भी मिलीग्राम आ रहा है ऊपर भी, तो मिलीग्राम में भी लिख सकते हो. फिर भी मैंने प्रिकॉशन के तहत 141 मिलीग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, जिससे कि कोई यूनिट का पंगा ना हो जाए. और फिर नीचे हमारा 180 तो आना ही आना है, और साथ में 180 नहीं आएगा, 108 और 80, 188 करिए, 188. और यहाँ पे 250 इंटू 10⁻³ ग्राम में बदल लिया. तो मुझे लगता है कि इसका देख लेता हूँ, मैच कर जाना चाहिए. 80 मल्टीप्लाई बाय 141 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 188 डिवाइडेड बाय 250, 24 आ रहा, 24%. तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे. 24% आ रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे. यहां पे लिख दे रहे हैं 24%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, ये तो देखिए फॉर्मूला था, परसेंटेज ऑफ हेलोजन एटॉमिक मास ऑफ X इंटू M1 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ AgX, जनरल फॉर्मूला था. मीन्स यहाँ पे अगर Cl होता तो 35.5 आ जाता, I होता तो 127 आ जाता. तो हम लोग ने BR के लिए बस लिया. जेल्डाल मेथड इज एप्लीकेबल टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन पिरिडीन, गलत हो गया. जेल्डाल मेथड 3 जगह नहीं लगाया जाता, आपको पता होगा, नाइट्रो कंपाउंड में, एजो कंपाउंड में, और नाइट्रोजन जब रिंग में हो, जस्ट लाइक पिरिडीन. पिरिडीन में नाइट्रोजन रिंग में, इसलिए नहीं लगेगा.
नाइट्रोजन प्रेजेंट इन pyridine कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट, ये गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नाइट्रो में जेल डाल क्यों नहीं लगाते, एजो में क्यों नहीं लगाते, या pyridine या जब नाइट्रोजन रिंग में होती तो जेल डाल क्यों नहीं लगाते, क्योंकि इस तरह की नाइट्रोजन को H2SO4 से रिएक्ट करा के अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो ये कह रहा है कि भाई इजी होता है, तो दोनों बात गलत हो गई, इसलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट, यानी फर्स्ट आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन लगी हुई है 287 288, एजो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द रिंग लाइक pyridine, ये डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशन। तो इस पे क्वेश्चन बन गया 67 क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम निकालना है सर, और वो भी लिक्विड का निकालना है, कंटेन 4 मोल, मोल 4 दिए गए हैं और मोलर मास 280 ग्राम है, मोलर मास 280 ग्राम है। तो आपको ये तरीका पता होगा कि जब भी किसी लिक्विड या सॉलिड का वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम V बाई VM या 22.4 लीटर से नहीं निकाला जाता, वॉल्यूम निकाला जाता है वेट और डेंसिटी के हेल्प से। डेंसिटी देखो दी है, हाँ दी है डेंसिटी, डेंसिटी दी है 1.4 ग्राम पर ml। तो पहले हम लोग अगर वेट निकाल लें तो डेंसिटी और वेट की हेल्प से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वेट निकालने के लिए हम लोग ने वो फॉर्मूला याद किया, मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलर मास या मास अपॉन मोलर मास। तो मोल मुझे दिए गए हैं 4 और मैं W निकालना चाहता हूं, और मोलर मास मुझे दिया गया 280, मोलर मास 280 दिया गया, सो मुझे W मिल गया है 4 इंटू 280 ग्राम्स। अब बस मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, वॉल्यूम इक्वल टू होता है वेट अपॉन डेंसिटी। तो वेट कितना है 4 इंटू 280 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है 1.4 ग्राम पर ml, ml ऊपर चला जाएगा, ये यहां से आप कर दीजिए, डेसिमल हटाइए, एक 0 बढ़ा लीजिए, 14 का 2 टाइम्स इसमें चला जाएगा, तो 4 2 सा 8 हो जाएगा, और ये 800 ml आ जाएगा। लेकिन अब समस्या क्या है कि यहाँ पर सर लीटर में दिया पूछा गया, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 800 बाय 1000 यानी 0.8 लीटर, 0.8 लीटर। कोई ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, तो थर्ड ऑप्शन बन गया यहाँ 67 का। 68 देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप में बनाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, 1 ड्रॉप H2O में नंबर ऑफ H2O पता करना, ठीक है सर। और एक ड्रॉप का वॉल्यूम है हमारा 0.05 ml, ठीक है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम दिया गया 0.05 ml, और डेंसिटी वाटर की 1 ग्राम पर ml हम लोग जानते हैं और दी भी गई है। तो अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कभी किसी लिक्विड का वॉल्यूम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो डेंसिटी की हेल्प से पहले वेट बदलो, या वेट निकालो और डेंसिटी की हेल्प से तब वॉल्यूम निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका निकालेंगे वेट, तो वेट इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वेट इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम दिया गया है 0.05 ml और डेंसिटी दी गई है 1 ग्राम पर ml। हालांकि आपको ये बात भी कई बच्चों को पता होगी कि जो वाटर का वॉल्यूम होता है ml में, वही वाटर का वेट होता है ग्राम में, सेम वैल्यू होती है। तो डायरेक्ट भी मार सकते थे कि ये जो ml दिया ये ग्राम है, तो ml से ml कैंसिल हो गया और मुझे मिल गया 0.05 ग्राम। अब जब 0.05 ग्राम मिल गया
तो हम लोग सब लोग जानते हैं वाटर का मोलर मास 18 होता है, और मोलर मास को अगर ग्राम में ले लोगे तो उसमें Na पार्टिकल होंगे, यानी 6.02 इंटू 10⁻23। तो हम लोग ने यहाँ पे वैसे किया, 18 ग्राम अगर H2O होता तो उसमें होते 6.02 इंटू 10⁻23 H2O, लेकिन मेरा H2O का वेट है 0.05, तो 0.05 ग्राम H2O में मेरे कितने H2O के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि एक ड्रॉप में मांगा, एक ड्रॉप का वॉल्यूम ये है और उसका वेट ये है, तो 18 ग्राम में इतने होते हैं, तो 0.5 में होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.05 अपॉन 18, यस इसको अप्रॉक्सीमेट 6 मान लो तो ज़्यादा आसानी से आंसर आएगा। अब हम लोग ने इसको सॉल्व किया, 6 3 18 और ये 0.05 को यहाँ 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके 5 में बदल लो, तो 5/3 इंटू 10⁻, क्योंकि 10⁻2 इसमें मल्टीप्लाई किया तो 10⁻21 आ गया, और 5/3 को हम लोग ने जब सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻21, 1.67 या 1.66 मान लो, ये यहाँ पे बीच में क्रॉस का निशान नहीं आया, मल्टीपल का निशान नहीं आया, तो थर्ड होना चाहिए 68 का, तो 68 का हम लोग ने थर्ड ऑप्शन नहीं 21 फर्स्ट होना चाहिए, हमें पावर 21 लानी ना, यहाँ पे तो 23 है, फर्स्ट होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 46 से 68 तक, आगे स्वप्निल से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 से। तो बच्चों कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हाँ तो चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 69 से 90 तक अब हमारे साथ, आपने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया सर के साथ। अब इसके बाद 69 to 90 हमारे साथ क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ यहाँ पे दिया है 10 ग्राम ऑफ HF गैस ऑक्युपाइज 5.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम एट STP, इफ द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ गैस इज HF देन इट्स मॉलिकुलर फार्मूला विल बी। तो देखिए, ऐसे सवालों को करने के लिए हमने आपसे एक बात बताई थी कि जो मास होता है ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP जो हो जाता है वो मोलर मास के बराबर हो जाता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो ध्यान से, 5.6 लीटर के लिए आपको जो मास दिया है वो 10 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 10 ग्राम दिया है। तो क्यों ना हम 22.4 लीटर के लिए निकाल लें, और जो निकाल लेंगे वो मोलर मास आ जाएगा, और फिर ऑप्शन चेक कर लें। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर तो जो मास हमें दिया हुआ है 5.6 लीटर ऑफ HF का STP पे वो दिया है 10। तो 1 लीटर के लिए जो मास होगा, मास ऑफ 1 लीटर ये हो जाएगा 10/5.6। अब हो जाएगा मास ऑफ 22.4 लीटर, तो ये कितना हो जाएगा 10/5.6 इंटू, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये 5.6 है, 22.4 है, तो 40 आ जाएगा, है ना। 40 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 ग्राम आ जाएगा। तो यही जो 40 है ये इसका मोलर मास हो गया। यही 40 बेटा क्या हो गया? मोलर मास हो गया। अब इम्पेरिकल फार्मूला आपको जो है वो दिया हुआ मॉलिकुलर फार्मूला पूछा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इम्पेरिकल फार्मूला हमें जो दिया हुआ है वो है HF, तो इम्पेरिकल वेट क्या हो जाएगा, और इसका 19 होता है F का, तो ये अप्रॉक्सीमेट 20 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 19 होता है इसका। अब यहाँ पर हमें मोलर मास दिया हुआ है ना, या मॉलिकुलर मास इन ग्राम दिया हुआ है, तो N की वैल्यू पहले निकाल लें। N क्या होता है? अगर हम देखेंगे
तो मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, तो ये जो n की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 40/2, तो ये आ गया n बराबर 2। n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। अब आप जानते हो मॉलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n कितना आ गया? 2, और ये है HF, तो बेटा फार्मूला क्या आ जाएगा? H2F2। क्या आ जाएगा? H2F2 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। ठीक है, तीसरा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 के लिए। 69 के लिए ठीक। हमने क्या बात करी? हमने बोली 22.4 लीटर का STP पर जो गैस का मास होता है वो मोलर मास के बराबर होता है। तो यहाँ से हमने मोलर मास 40 निकाला, n की वैल्यू मोलर मास एम्पेरिकल मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास से निकाली, n की वैल्यू आ गई 2, और फिर Vm फार्मूला जानते थे, एम्पेरिकल फार्मूला दिया था, थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले गए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अब ये देखिए एम्पेरिकल फार्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो NCERT में कहाँ दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 69 के लिए लिखा हुआ है, ये NCERT में पेज नंबर 19 में एम्पेरिकल फार्मूला आपको जिक्र है, मॉलिकुलर फार्मूला जिक्र है। तो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, सब लोग जानते हो, और मॉलिकुलर फार्मूला जो किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है वो होता है। ठीक, तो चलिए अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 70 ml ऑफ हाइड्रोजन एंड 20 ml ऑफ O2 रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, व्हाट इज द लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अच्छा सवाल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपसे पूछ ये रहा है अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, इस पे नहीं, ये पूछ रहा है बचेगा क्या, है ना, और कितना बचेगा ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें देखिए क्या दिया, ये 30 ml दिया हुआ है और ये हमें 20 ml दिया हुआ है। तो ये 30 ml 20 ml एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की जानकारी है, मतलब हमें लिमिटिंग रेजेंट निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट से यहाँ पे हम लिमिटिंग रेजेंट निकालेंगे। तो 30/1 ये 30 हो गया, ये 20/1/2 ये 40 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो लिमिटिंग रेजेंट के लिए होगी। तो हाइड्रोजन होगा Lr, तो एक्सेस में क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन। तो अब समझ लीजिए पहला और दूसरा ऑप्शन तो गलत हो गया, अब या तो तीसरा होगा या तो चौथा होगा। अब ध्यान से देखिए रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को कि 1 ml हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1/2 ml O2 के साथ, कर रहा है। तो यहाँ पर कितना है आपको ये दिया हुआ 30 ml, तो 30 ml कितने के साथ करेगा, तो 1/2 इंटू, तो ये करेगा 15 ml O2 के साथ, 15 ml O2 के साथ करेगा। तो 15 ml O2 रिएक्ट हो गया। अब कह रहा रिमेन व्हाट विल बी द लेफ्ट, तो कितना बचा, O2 बचेगा, ये तो क्लियर हो गया था क्योंकि वो एक्सेस में था, लेकिन अब कितना बचेगा, तो रिमेन O2 कैसे निकालोगे, 20 ml था आपके पास में O2 और कितना यूज़ हो गया, 15 ml यूज़ हो गया, तो कितना बचा बेटा, 5 ml O2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5 ml O2। तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट हो गया। क्या करेक्ट हो गया इसका आंसर, फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। देख लीजिए ध्यान से, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फोर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। अब ये देखिए लिमिटिंग रेजेंट का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, और हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं, रिएक्टेंट होता है ना, और ये अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की इन्फो दी हुई है तो हम पहले Lr निकालते हैं, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताने का काम करता है। ठीक है, और ये देख लीजिए सवाल हमने पूरा बता दिया आपको, पहले Lr निकाला, एक्सेस में ऑक्सीजन था, 1 ml to 1/2 ml से रिएक्शन कर रहा है तो 30 ml 15 से करेगा, 20 था 15 से कर रहा है तो 5 बचा 5 ml। तो फोर्थ आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है, इफ 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 100 मिलीग्राम CO2, तो 100 मिलीग्राम CO2 देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। तो देखिए अच्छा सवाल है और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी सवाल में कुछ भी ऐसा मतलब नहीं है जो। तो सबसे पहले हमें 100 मिलीग्राम CO2 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसके मोल निकाल लें। तो 100/44 × 10⁻³
तो ये जो आ रहा है ये 2.27 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, 2.27 इंटू 10⁻³ मोल आ रहा है। अब इसमें मॉलिक्यूल लाना है तो Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने किया 2.27 इंटू 10⁻³ इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। अब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.27 इंटू 6.02 तो ये आ रहा है 13.66 इंटू 10⁻20 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, 1.36 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स लिख सकते हो। किसके? CO2 के। अब इसमें कितना रिमूव कर दिया गया है? 10⁻21। तो रिमेनिंग कितने बचे? रिमेन मॉलिक्यूल बचे होंगे 1.36 इंटू 10⁻21 माइनस 10⁻21। तो ये हो गया 10⁻21 1.36 माइनस 1, तो 0.36 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स रिमेन है। अब हमसे यहाँ मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, यहाँ पे हमने देखिए ट्विस्ट कर दिया, क्वेश्चन में मोल पूछ लिया है। आपने आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन किए हैं लेकिन उसमें आपसे मॉलिक्यूल पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया हमने? मोल कर दिया। तो मोल बराबर क्या हो गया? 0.36 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.02 और 10⁻23 हो गया। तो अब आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.36 डिवाइडेड बाई 6.02 तो ये आ जाता है 0.059, है ना, इंटू 10⁻⁻²। अब इसको अगर मैं अप्रॉक्सीमेट इस पे ले जाऊं तो 5.9 इंटू 10⁻⁻4 हो रहा है। 5.9 इंटू 10⁻⁻4, तो 5.9 इंटू 10⁻⁻4। अब ये सबसे करीब आंसर किसके है? 6 इंटू 10⁻⁻4 के। किसके है बेटा? पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 71। सबसे पहले आपको जो मॉलिक्यूल, ये जो अमाउंट दिया था CO2 का, इसके मोल निकाले, फिर हमने मॉलिक्यूल निकाले Na से मल्टीप्लाई करके, फिर इतने हमने माइनस कर दिए, तो जो रिमेन आए वो मॉलिक्यूल्स आए। अब उससे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके मोल निकाल लिए। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंपल सवाल था, पहले मोल निकाले, फिर Na से मल्टीप्लाई करके ये मॉलिक्यूल आ गए। अब ये मॉलिक्यूल आ गए तो अब हमको यहाँ पे ये रिमेन देखना है। 10⁻21 माइनस कर दिए थे तो इतने अब आ गए। अब यहाँ से मोल निकाल लिया। ठीक है, इतना आ गया। ये मोल कॉन्सेप्ट आपको पेज नंबर 18 पे दिया हुआ है और एवोगाड्रो नंबर का जिक्र है, क्योंकि मॉलिक्यूल आपसे पूछ रहा था तो Na के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब एक मोल में कितना होता है तो देख लो, 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ होती हैं, इसलिए ये आपको दिखाने के लिए हम लोगों ने रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.6 मिलीग्राम ऑफ NH4+। तो हमने पूछा था, हमने आपसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है को बोला हुआ है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा, तो ये मोल निकाल लें। तो मोल बराबर मास अपॉन मोलर मास 3.6 अपॉन 18 इंटू 10⁻⁻3। ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁻3, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है, अब ये बेटा इंटू है, ये सब ये जो दिए हुए हैं ये इंटू में दिए हुए हैं, है ना। 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 इंटू 2 इंटू इस तरह से। ठीक है, इधर हिंदी में साफ साफ दिया हुआ है, आपको दिख रहा है, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस था, तो ये आपके सामने है। अब ये मेरे पास में इतने मोल्स आ गए, इतने क्या आ गए? मोल्स आ गए। तो हमें आयंस निकालने हैं, तो हम Na से मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू Na कर दिया। अब हमने Na मान लो, हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रख ली 6 इंटू 10⁻23, तो ये आ गया मेरे पास में कितना? ये आ गया 12 इंटू 10⁻19, मतलब 1.2 इंटू 10⁻
20 आयंस आ गए। देख लो ध्यान से, 1.2 इंटू 10 टू द पावर। अब एक NH4 प्लस में देखो बेटा कितने हैं, एक NH4 प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, नाइट्रोजन के हो गए 7, 7 और 4 11, और एक ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 1.2 इंटू 10 टू द पावर 20 में कितने हो जाएंगे, समझ पा रहे हो, NH4 प्लस में कितने हो जाएंगे, तो ये 10 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 20, तो ये आ गया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देख लीजिए ध्यान से, सबसे पहले मोल निकाला, फिर आयंस निकाल लिए। अब एक में कितने इलेक्ट्रॉन है तो टोटल उतने आयंस में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया और सीधे सीधे आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी बेटा पहला आ गया है, इसका आंसर भी क्या आ गया है, फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। चलिए, तो ये भी देखिए, क्योंकि हमें आयंस निकालने थे तो Na से मल्टीप्लाई करना था, तो एवोगाड्रो कांस्टेंट का जिक्र यहां पर भी आपके सामने है ना। इन द रिएक्शन आपको दिया हुआ है 4A प्लस 2B प्लस 3C गिव्स A4B2C3, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल ऑफ A, 0.6 मोल ऑफ B एंड 0.72 मोल ऑफ C। तो अब यहाँ पे देखिए, आइए इधर कर लेते हैं, 4A प्लस 2B प्लस 3C और ये A4B2C3 दिया हुआ है। अब ये कितने मोल दिए हैं, A के 1 मोल, B के 0.6 मोल, C के 0.72 मोल। ये हो गया मोल अपॉन कॉफिशिएंट, तो ये 1/4 हो गया 0.25, ये हो गया 0.6/2 मतलब 0.3, ये हो गया 0.72/3 मतलब 0.24। तो यही मिनिमम वैल्यू है, तो C जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और यही बताएगा क्या, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या बताएगा बेटा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताएगा। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है रिएक्शन में, 3 मोल C बनाता है 1 मोल A4B2C3, 1 मोल कितना बनाएगा 1/3, तो 1 मोल C बना रहा है 1/3 मोल, तो अब यहाँ पे कितना दिया है 0.72 मोल, तो 0.72 मोल C बनाएगा 1/3 इंटू 0.72 मतलब 0.24 मोल, कितना बना देगा 0.24 मोल A4B2C3। तो यहाँ पर आंसर बेटा थर्ड हो जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर, जो थर्ड होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट अभी हमने आपसे बताया, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जाती है तो आपको अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पता करना है, तो इसके लिए इसकी जानकारी होनी चाहिए। द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ K4FeCN6, तो ये 0.5 मोल हैं K4FeCN6 के। तो इसमें कार्बन के मोल कितने हो जाएंगे पहले निकाल लो, तो 0.5 इंटू कार्बन कितने हैं 6, तो कितने मोल कार्बन हो गए 3 मोल हो गए कार्बन। कार्बन कितने हो गए 3 मोल। अब मास बराबर जानते ही हो आप, मोल इंटू मोलर मास, तो ये हो गया 3 इंटू 12, तो ये 36 ग्राम आ जाएगा बेटा, 36 ग्राम कार्बन। बहुत सिंपल सवाल था, 36 ग्राम कार्बन, फोर्थ आंसर सबका आ गया होगा ये तो। ठीक है भाई, सबसे पहले जो आपको कंपाउंड दिया उसके मोल हमें दिए हुए हैं। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है वो कि आपको उसमें एक एलिमेंट है कार्बन, उसके मोल बताने, तो हमने पहले कार्बन के मोल निकाल लिए, फिर हमने कार्बन का मास निकाल लिया जो हमसे पूछा गया था। और देखिए ये मास और मोल का रिलेशन जो अभी हमने आपसे बताया, ये वाला मास बराबर मोल इंटू मोलर मास, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए हमने इसको उठाया है पेज नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, डाल्टन थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। गलत बात है,
डाल्टन थ्योरी ने यही तो नहीं बताई थी, है ना। डाल्टन थ्योरी ने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम को नहीं बताया था, ज़्यादातर गैसेस मॉलिक्यूलर फॉर्म में थी बेटा, ठीक है ना, और ये एटॉमिक थ्योरी थी, तो मतलब ये जो है इन्होंने ये नहीं बता पाए थे, तो गलत हो गया। इसमें लिखा एक्सप्लेन तो गलत हो गया। 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम, बिल्कुल सही है, सब लोग जानते हैं, है ना, फैक्ट है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और पहली वाली गलत है, तो पहली वाली जो है वो गलत है और दूसरी वाली सही है, तो आंसर होना चाहिए पहला बेटा, आंसर इसका पहला होगा। देख लीजिए ध्यान से, आंसर इसका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अब देखो डाल्टन थ्योरी का पेज नंबर 16 में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। डाल्टन थ्योरी could explain the laws of chemical combination, however it could not explain the law of gaseous volume। गैसियस वॉल्यूम का लॉ नहीं बता पाई थी, कुड नॉट, वहाँ लिखा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कुड एक्सप्लेन, ठीक है। 1 AMU की वैल्यू है और जो 1 AMU होता है वो 1/Na ग्राम बना देता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम किसमें हैं, तो ये फिर से इसमें इनटू कर दीजिए, इनटू होना चाहिए यहाँ, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पे हमें ये मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, है ना, और CO2 के लिए वॉल्यूम दिया हुआ है, CO2 के लिए मास दिया है, आपसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई, अगर हम इतना जानते हैं कि जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे बेटा, ठीक। तो अगर हम CO2 के लिए सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमें मोल लग रहा है वो बेटा सेकंड वाले के लिए हो जाएगा। 22.4 लीटर के लिए हम अगर मोल निकालेंगे तो ये 1 मोल आ जाएंगे, आ गए 1 मोल, तो 1 मोल CO2 आ गया। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपसे एटम पूछ रहा है, तो एटम कैसे निकालते हैं बेटा, एटम जो होते हैं बराबर मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी CO2 की कितनी है, 3, तो ये हो जाएगा 3 Na एटम्स बेटा। कितने Na एटम्स हो जाएंगे, 3 Na एटम्स, मतलब 3 इंटू 6.02 और इंटू 10⁻23 हो रहा है बेटा, ठीक है। तो ये देखने में ही सबसे ज़्यादा लग रहा है, तो सेकंड आंसर बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम बाकी भी निकाल दे रहे हैं आपको, इतने आइटम्स हैं। अब देखो इसमें मॉलिक्यूल दिए ही हैं, एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो तो इसके आइटम हो जाएंगे 6.202 इंटू 3 इंटू 10⁻21 हो जाएंगे आइटम्स, ठीक है। अब इसमें आपको मास दिया है तो पहले मोल निकाल लो, तो 0.44/44 और मॉलिक्यूल के लिए क्या कर दें हम, Na से मल्टीप्लाई कर दें, तो 0.44/44 इंटू Na, तो इसमें सबसे कम हो जाएंगे, इसमें सबसे कम हो जाएंगे, है ना। या इसको हम पहले निकाल लेते हैं, इसको भी पूरी तरह से निकाल लेते हैं, आपको बता देते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 0.44 डिवाइडेड बाई 44, तो ये आ रहा है 0.01 Na, 0.01 Na मतलब 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मतलब 6.02 इंटू 10⁻21 यहाँ पर आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ये क्या आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब हमें आइटम निकालना है, तो आइटम में फिर से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻21 आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो आइटम्स आ रहे हैं वही आइटम्स जो हैं बेटा वो पहले वाले में आ रहे हैं। तो इसमें आपसे पूछा क्या इन्होंने कि सबसे ज़्यादा आइटम किस में होंगे, तो सेकंड वाले ऑप्शन में सबसे ज़्यादा आइटम होंगे और वो आइटम की जो संख्या है वो हो जाएगी 3 Na आइटम्स। ये देखो दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। मोल ज़्यादा तो मॉलिक्यूल ज़्यादा, मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर उसके बाद मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आइटम आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 76 का क्या हो गया, सेकंड हो गया बेटा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, फिर से एक मोल में कितनी एंटिटीज होती हैं, तो ये इसीलिए हम आपको ये बार बार दिखा दे रहे हैं कि एक मोल में जो एंटिटीज होती हैं एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, उनका रोल सवालों में हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, सवालों में हम लोगों में मतलब उनका जो रोल है वो किया हुआ है। तो देख लीजिए सभी में Na से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए मैंने लिया है। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा था, तो आप ये देख सकते हो आराम से। ठीक, चलें 14 ग्राम CO के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में। तो 14 ग्राम के लिए सबसे पहले मोल निकाल लो। ये जो मोल हो जाएगा 14 अपॉन इसका मोलर मास 28 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16, इसका 12, तो 0.5 मोल हो गया, है ना। अब ये जो CO है STP पे इसका वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, तो 0.5 मोल। हम जानते हैं मोल बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP लीटर में अपॉन 22.4। तो यहाँ से जो वॉल्यूम आ जाएगा STP पे वो आ जाएगा मोल इंटू 22.4। तो मोल कितना है 0.5 इंटू 22.4, तो आधे मोल के लिए 11.2 लीटर होना चाहिए, 11.2 लीटर। तो ये तो गलत हो गया, यही फिर इनकरेक्ट है, पहले ही आंसर हो गया। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए क्या कह रहा है, इट करेस्पॉन्ड टू हाफ मोल ऑफ CO। क्या हाफ मोल है? हाँ, 0.5 का मतलब हाफ मोल है, तो सही बात है। अब यहाँ पे हमें मॉलिक्यूल निकालना है, तो मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा 0.5 इंटू Na। और Na की वैल्यू आइए रख दें, ये इंटू है बेटा यहाँ पर, ठीक है। 0.5 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये हो गया 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23 CO मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है बेटा? CO मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इट करेस्पॉन्ड टू क्या इतने मॉलिक्यूल हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब एटम्स के लिए क्या करते थे हम, मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, 3.01 इंटू 10 टू द पावर 23, एटॉमिसिटी इसकी 2 है, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएंगे CO में। देख लीजिए ध्यान से। तो ये भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही। गलत कौन सा था? पहला बेटा गलत था, तो पहला इसका जो है वो इनकरेक्ट हो गया। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, इसका जो पहला है वो इनकरेक्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर, अब ये देखिए इसमें भी वही सारी बातें हैं। When 22.4 लीटर ऑफ H2 is mixed with 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट STP, द मोल्स ऑफ HCl फॉर्म। आइए बना लें पहले रिएक्शन। ठीक है, इसका कितना है बेटा? 22.4 लीटर है, इसका कितना है? 11.2 लीटर है। तो सबसे पहले वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट निकाल लेंगे, तो 22.4 बाई 1 यहाँ 11.2 बाई 1, तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। क्या हो गया? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया बेटा, ठीक है। अब यही बताएगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, 1 लीटर से बन रहा है 2 लीटर, 11.2 लीटर से कितना बनेगा? 22.4 लीटर HCl। अब 22.4 लीटर को मोल में बदलना है, 22.4 लीटर को मोल में बदलना है, तो 22.4 अपॉन 22.4 मतलब 1 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ HCl बनेगा बेटा। सेकंड आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 78 में। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 20-21। मोल अपॉन कोफिशिएंट या वॉल्यूम अपॉन कोफिशिएंट की वैल्यू जिसके लिए मिनिमम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बताने का काम करता है, और हमेशा वो रिएक्टेंट होता है लिमिटिंग रिएजेंट।
कंबशन ऑफ मीथेन की एक्सप्रेशन एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको मॉडिफाई करके आपके सामने मैंने दे दिया है, वहाँ पे आपको मास दिया है, यहाँ हमने वॉल्यूम दे दिया है, ठीक है, बाकी सब कुछ वही है। तो देखिए क्या कह रहा है, CH4 हाँ, अब यहाँ पे देखिए आपसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 रिक्वायर फॉर द 5, यहाँ पे 5.6 लीटर ऑफ CO2, तो इसके मोल आपसे पूछ रहा है, तो 5.6 लीटर में पहले मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो, तो 5.6 अपॉन 22.4, तो ये आ गया 0.25 मोल्स, 0.25 मोल CO2 आ गया, कितना आ गया, 0.25 मोल CO2 आ गया। अब ध्यान से देखो, 1 मोल CH4 बना रहा था 1 मोल CO2, तो बेटा 0.25 मोल कितना बनाएगा, मतलब ऐसे समझो 1 मोल CH4 बन रहा था 1 मोल CO2 से, मतलब 1 मोल CO2 बना रहा था 1 मोल CH4, ठीक है, तो 1 मोल CO2 बन रहा था 1 मोल CH4 से, तो 0.25 मोल CO2 किससे बनेगा, 0.25 मोल CH4 से, तो आंसर थर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। देख लीजिए ध्यान से, 79 का थर्ड हो जाएगा, ठीक है, 79 का क्या हो जाएगा, 79 का थर्ड हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। चलिए कुछ ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, देखिए यहाँ पर अमाउंट आपको दे दिया गया है, वहाँ पर हमने आपको क्या दे दिया था, वॉल्यूम दे दिया था, बाकी सब कुछ उसी तरह का सवाल है। The resultant molarity of solution obtained by mixing 100 ml of 0.5 MSCl, तो ये मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर के लिए हम लोग जानते हैं टोटल मिलीमोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम, टोटल मिलीमोल्स अपॉन फाइनल वॉल्यूम ml में, तो इसके लिए कर दो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है। तो अब ये देखिए m यहाँ पे कितना दिया है, ये 1/2 है, तो 1/2 इंटू 100 प्लस 1/4 इंटू 150 अपॉन हमने क्या कर दिया है 100 प्लस 150, ये हो गया 50 और ये हो गया बेटा 37.5 अपॉन 250, तो ये हो गया 87.5 अपॉन 250। अब इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ एक बार आपके सामने, तो मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर बेटा निकल के आ जाएगी, 87.5 डिवाइडेड बाई 250, तो ये आ गया 0.35 m, 0.35 m, तो बेटा ये पहला आंसर आ रहा है इसका, देख लीजिए ध्यान से, 80 का पहला आंसर आ रहा है, सिंपल सवाल था बहुत। और ये मोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट दिया पेज नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या कह रहा है, इंपेरिकल फार्मूला आपको कंपाउंड का दिया हुआ है, इंपेरिकल फार्मूला CH है, तो मुझे इंपेरिकल मास कितना हो गया बेटा 12 + 1 मतलब 13 हो गया, ठीक है। व्हाट विल बी द मॉलिकुलर फार्मूला, इट्स मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास आपको दिया हुआ है 78, तो n पहले निकाल लो, n निकाल लो जो कि मॉलिकुलर मास और इंपेरिकल मास का रेशियो है, तो ये आ गया 78 अपॉन 13, ये आ गया 6। अब आप जानते हो मॉलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, n है 6, इंपेरिकल फार्मूला है CH, तो बन गया C6H6, C6H6 बन गया। तो यहाँ पे सेकेंड आंसर जो है आप देख सकते हैं 81 में हो जाएगा, 81 में सेकेंड आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, चलिए, इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला रिलेशन है, बस आपको ये याद रखना है कि मॉलिकुलर फार्मूला बराबर n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, और n बराबर मॉलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल मास, ठीक, इसकी हेल्प से आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 कंटेन्स 68% H2SO4 by mass
अब ये कह रहा है इट्स डेंसिटी इज 1.12 ग्राम पर ml, व्हाट विल बी द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः आपको बाई वेट या बाई मास दिया हुआ है और डेंसिटी दी हुई है, तो इसके लिए मोलैरिटी के लिए हमने सबसे अच्छा रिलेशन आपको बताया है PD 10/mw, जहाँ पे जो P है वो परसेंटेज बाई वेट है और डेंसिटी जो है D है, mw मॉलिकुलर वेट है। तो M जो है मोलैरिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, हमने बोला 68 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.12 इंटू 10 अपॉन, बेटा इसमें H2SO4 का मॉलिकुलर वेट 98। तो आइए इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका आंसर निकालने का काम करते हैं। तो 680 इंटू 1.12, तो ये आ रहा है 761.6 और इसको हम लोगों को डिवाइड करना है 98 से, तो ये आ रहा है 7.7। ये क्या आ रहा है 7.7 m। तो अब देखो 7.7 m एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर तो पहला करेक्ट हो गया, आंसर तो पहला बिल्कुल करेक्ट हो गया। लेकिन हमसे मोलैलिटी भी यहाँ पर पूछी हुई है, तो हमसे मोलैलिटी जो इन्होंने पूछी हुई है, तो हमने आपसे एक रिलेशन बताया था बेटा, डायरेक्ट रिलेशन है, हम दोनों तरीक़ों से करके आपको दिखा देंगे। हमने आपसे कहा था मोलैलिटी निकालने का जो डायरेक्ट तरीका है, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी बराबर 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू MW, ये हमने आपसे यहाँ पर कहा था सॉल्यूट के लिए, ठीक है ना। तो अब इसको अगर रखोगे MW अब सॉल्यूट, तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये मोलैलिटी कितनी आ गई 7.7, तो स्मॉल m बराबर क्या हो गया, फार्मूले में रखो 1000 इंटू 7.77 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितनी है 1.12 माइनस मोलैलिटी कितनी थी 7.7 इंटू 98। देखिए ध्यान से, हमने सिर्फ अभी वैल्यू रखी है, यहाँ पे कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू रखी हुई है। अब हमने इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7770, ये आएगा 1120, और ये सॉल्व होके जो आता है बेटा, ये आता है, मैं निकाल ले रहा हूँ, ये कितना दिया है 7.77 इंटू 98, ये आता है 761.46, और इसको डिवाइड करने पर 7770 अपॉन ये डिवाइड करने पे जो आता है, ये आता है 358.54, ठीक है। तो भाई ये माइनस कर दिया तो 358.4 आ रहा है। तो अब हम इसको डिवाइड करके आपको दिखा रहे हैं, 7770 डिवाइडेड बाई 358.54, तो ये आ रहा है 21.67 m। देख लीजिए ध्यान से, तो सबसे करीब ये है, तो यहाँ पे पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक, ये तो तरीका है फॉर्मूला रखने का। सर हम फार्मूला नहीं याद करना चाहते हैं, तब हम क्या करें? ठीक है, तो आइए, मोलैरिटी सबने निकाल ली है, सबको आ गया होगा, तो हम इसको मान के चल रहे हैं, ये आपको आता है, मोलैरिटी निकल गई है। ठीक है, अब मोलैरिटी अगर पता है तो डायरेक्ट भी तो आप निकाल सकते हो। इसका मोलैरिटी अगर 7.77 m है, इसका मतलब क्या है, 7.77 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, और लीटर ऑफ सोल्यूशन 1 है और डेंसिटी दी है, तो मास ऑफ सोल्यूशन नहीं निकाल पाओगे भाई। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.12 और 1 लीटर में 1000 ml, तो जो मास ऑफ सोल्यूशन आएगा सर, जो मास ऑफ सोल्यूशन आएगा वो आएगा 1120 ग्राम। अब हमें मास ऑफ सोल्यूट निकाल ले रहे हैं, तो ये कितना दिया था बेटा, ये इसके मोल हैं 7.77 इंटू 98, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया मोल को, तो यहाँ से इसका मास आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 7.77 इंटू 98, तो ये आ रहा है 761.46 ग्राम। तो अब हमें सॉल्वेंट का मास निकालना है, क्योंकि हमें मोलैलिटी में उसी की तो ज़रूरत है। तो 1120 माइनस 761.46,
अभी देखो आपने निकाला था, ये कितना आया था 358.54, यही तो आया था ग्राम। अब मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन केजी ऑफ सॉल्वेंट, यही तो है बेटा। तो ये कितना आ गया 7.77 अपॉन 358.54 अपॉन 1000, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया बेटा, तो 7770 अपॉन 358.4, तो यही तो निकल के आ गया बेटा जो अभी हम लोगों ने किया हुआ 21.67 m, स्मॉल m रहेगा यहाँ। देख लीजिए दोनों तरीके से हमने आपको करके दिखा दिया। भाई फार्मूला नहीं चाहते हैं कि सर हम फार्मूला नहीं याद करेंगे, हमें ऐसे ही बताइए, तो हमने आपको वैसे भी बता दिया है और फार्मूले से भी बता दिया है। हालांकि आवश्यकता जो है यहाँ पे, जो आवश्यकता है वो सिर्फ इतनी थी कि मोलैरिटी अगर आपने निकाल ली है तो आंसर आपका आ ही गया है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया है कि बाय द वे वैल्यू और एक ऑप्शन में दी होती है ना। तो चलिए, तो इसका पहला आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 का पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आगे चल सकते हैं हम लोग, चलिए तो आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 में ये मोलैरिटी का फॉर्मूला दिया है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। आइए, ये सवाल एनसीईआरटी का है, इसको मॉडिफाई करा गया है एक्सरसाइज से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 52 AMU दिया है, एक हीलियम एटम का मास होता है 4U, तो 52 का कितना होगा 52 अपॉन, तो मतलब 52 में कितने एटम होंगे, एक हीलियम एटम का मास है 4U, तो 4U एक एटम का मास है, तो 52U कितने का मास होगा, तो 52 अपॉन 4 नहीं कर दोगे, 13 एटम्स हो गए यहाँ पे। अब यहाँ 52 ग्राम कह रहा है, तो पहले तो आपको मोल निकालना पड़ेगा, तो ये 13 मोल हीलियम आ गए। 13 मोल हीलियम मतलब 13 Na हीलियम एटम्स आ गए, इसमें 13 Na हीलियम एटम्स। 52 मोल में 52 Na हीलियम एटम्स एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, और ये 52 लीटर है, तो 52 लीटर अपॉन 22.4, तो इसको डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 52 डिवाइडेड बाई 22.4, तो ये आ रहा है 2.32। ये इतने मोल हीलियम आ जाएंगे, तो इतने ही 2.32 जो है Na हीलियम आइटम्स हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा किसमें है, तीसरे में मोल ज़्यादा थे, आइटम ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेसी है वो कॉमन है, तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके आइटम ज़्यादा हो जाएंगे। तो तीसरा ही डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इस सवाल को, ठीक है बेटा। चलिए, और ये देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से सवाल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम्स। ये देख रहे हैं ना आप, आर्गन है, यहाँ हमने हीलियम कर दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंटेन लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइटम्स अगर हम निकालेंगे तो एक एक करके सब में निकाल लें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके लिए हो जाएगा 1/32, ये हो गया मोल, इंटू Na कर दिया, ये हो गया मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी होता है, तो इंटू 2 कर दिया, तो ये एटम हो गए। तो सॉल्व होके आ गया 1/16 Na। बोलो भाई, इधर आ जाओ, 1/28 इंटू, ये 1/28 मोल हो गया, Na से मल्टीप्लाई कराए मॉलिक्यूल हो गया, तो ये हो गया 1/14 Na। इधर आ जाइए, ये 1/2 हो गया, Na हो गया, ये मॉलिक्यूल इंटू, तो ये हो गया Na, तो ये Na हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा Na, 1/23 इंटू Na इंटू 1 हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आइटम है वो किस में होंगे, सबसे ज़्यादा थर्ड वाले में होंगे, ठीक है। थर्ड वाले में देख लीजिए सबसे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं Na आइटम्स, बाकी सब में कम आ रहे हैं, ठीक है। तो 84 का थर्ड हो जाएगा बेटा, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन अब ये देखिए, ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज से लिया है, पेज नंबर 28, ठीक है, उसी तरह का सवाल है। अब आपसे कह रहा है 85 में, यहाँ पर आपको बताना है, मैचिंग का सवाल है और आपको बताना है।
तो कह रहा है 88 ग्राम CO2, तो 88 ग्राम के लिए जो मोल निकलेंगे 88/44 मोलर मास, तो 2 मोल हो जाएगा। तो जो A है, A का क्या हो गया बेटा, A का एक मिनट, इसमें क्या, रुक जाइए, ये बेटा H2O नहीं है ना, ये सिर्फ मोल है यहाँ पे। ये सवाल में आपको जो है, सवाल जो है आप जो मेरे पास पेपर है उसमें हाँ यही दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मोल आपको दिए हुए हैं, ये आगे जो दिया था ये सब नहीं दिया है, ठीक, आप सिर्फ वैल्यू देखिए मोल की। तो A जो है, A किससे मैच हो रहा है, Q से मैच हो रहा है। आपने जो पेपर दिया है, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ मोल दिया, आगे ये सब नहीं दिया था, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है 0. इसमें जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो गई इस सवाल में भैया, यहाँ पे मॉलिक्यूल था बेटा, ये मॉलिक्यूल है 6.02, या आप अपने पेपर में मिला सकते हो, ये मॉलिक्यूल है बेटा किसके, H2O के, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये जो इधर इन्होंने लिखा था ये इधर होगा, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब मोल कितने हो जाएंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब 1 मोल हो जाएगा। तो जो B है, B के लिए बेटा R हो जाएगा, B के लिए R हो जाएगा। अब यहाँ पे एट के बाद STP आना चाहिए, STP आगे लिख गया इन्होंने, ठीक है, वो थोड़ा इधर उधर हो गया है, समझ पा रहे हैं ना आप। 88 ग्राम CO2 यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में कॉलम 2 में दिया हुआ है वो सब मोल है ना, और जो इधर इसके आगे लैंग्वेज लिख गई थी वो इधर होना चाहिए था, ठीक, इतनी सी बात है, वो समझ गए होंगे आप। 5.6 लीटर ऑफ O2 है, तो 5.6 अपॉन 22.4, तो ये कितना हो जाता है, 0.25 मोल हो जाता है ना। तो जो C है, C का बेटा P हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 96 ग्राम O2 दिया है, तो 96/32, तो ये 3 मोल हो जाएगा। तो मतलब जो D है वो D का S हो जाएगा। तो फाइनली निकला क्या, A का क्या निकला था, Q, B का R, C का P और D का S। AQBRCPDS, पहला आंसर बेटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, 85 का पहला आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 85 का पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जिक्र हमसे फिर से कर रहा है इस सवाल में, तो हम फिर से देखेंगे, मॉलिक्यूल उसके ज़्यादा होंगे जिसके मोल ज़्यादा होंगे बेटा, ठीक है। तो सबके मोल निकालो, इसके लिए क्या हो जाएगा, 34/18 Na। तो इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, 34/18, ये हो गया 1.88 Na, 1.88 Na आ गए मॉलिक्यूल। इधर आ जाओ, 28/44 Na है ना, 28/44, तो ये आ गया 0.63 Na, ठीक है भैया। इसके बाद 46 ग्राम ये है मिथेनॉल, तो 12×4 16 16 32, ये 12 हो गया, 12×4 16 16 32, तो 46/32, 46/32, ये हो गया 1.43, इतने मोल हो गए। तो ये मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 1.43 Na हो गए। अब आ जाओ फोर्थ वाले में, 54 N2O5, 28 16 पंचे 80, 108, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल, मतलब 0.5 Na मॉलिक्यूल। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल बेटा पहले में है, ध्यान से देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में है, पहले में, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब जिसके मोल ज़्यादा थे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, हमने तो डायरेक्टली मॉलिक्यूल आपको निकाल के दिखाई दिए, ठीक। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए 87। अच्छा स्टेटमेंट रखा गया है क्योंकि आमतौर पर थ्योरी हम लोग इसमें बहुत कम ध्यान देते हैं, और ये इस साल डाल्टन थ्योरी से आया हुआ सवाल ये बताता है कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन मालूम होनी चाहिए, आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये सवाल उसी के आधार पर है। एसआई सिस्टम में मोल वाज इंट्रोड्यूस एज द 7th बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बिल्कुल सही बात है, फैक्ट है एनसीईआरटी का, पेज नंबर 18 में लिखा हुआ है। 44.8 लीटर ऑफ एसटीपी कंटेन्स इतने मोल। तो क्या एसटीपी पे ये इतने मोल्स कंटेन करता है? तो आप जानते हो मोल के लिए 44.8 अपॉन 22.4, तो ये 2 मोल होने चाहिए। ये तो गलत हो गया बेटा, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये तीसरा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है वो क्या सही हो जाएगा? तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसका जो तीसरा आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेज नंबर 18 मैंने आपसे बोला है एनसीईआरटी में मोल वाज इंट्रोड्यूस एज 7 बेस क्वांटिटी फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या कह रहा है। 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन विद 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस। इतना आपसे एक हाइड्रोकार्बन है, उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन हो के CO2 बन रहा है, H2O बन रहा है। ये कितने ग्राम है? 3 ग्राम है। ये कितने ग्राम है? 11.2 ग्राम है। CO2 कितना है? 8.8 ग्राम है ना। और ये कितना है? 5.4 ग्राम है। तो अब ज़रा इनको एक बार कह रहा है कौन सा लॉ फॉलो कर रहा। अमाउंट दिया हो तो पहले देखा करो कि क्या जो सम ऑफ मासेज ऑफ रिएक्टेंट है वो सम ऑफ मासेज ऑफ प्रोडक्ट के बराबर है। अगर ऐसा है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14.2। कितना आ रहा है? 14.2 ग्राम। अब इसको ज़रा जोड़ो, 8 5 13। अरे इसको जोड़ दीजिए तो ये हो गया, एक उधर चला गया 8, तो ये हो गया 14.2। ये भी 14.2 आ रहा है बेटा, 14.2 आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 14.2 ग्राम, ये भी 14.2 ग्राम। तो कौन सा लॉ होगा बेटा ये? तो ये जो होगा कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाएगा। सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंटोनियो लेवोसियर ने दिया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो ये कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के सम के बराबर हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 अभी देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में दिया हुआ है। अब देखिए ये जो अलग अलग लॉज दिए थे उनमें कौन सा लॉ किसने दिया था, ये आपसे पूछा हुआ है। अब ये जो कॉम्बिनेशन शब्द है बेटा ये यहाँ पे होना चाहिए, है ना, आपके पेपर में यहीं पर है। अब ये जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कर लीजिए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कर लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कर लीजिए, है ना। ये इधर उधर हो गया है, मैं काट दे रहा हूँ इसीलिए। और लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम हिंदी में सही दिया, इसमें करेक्शन हो गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है वो दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। जो मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ है वो किसने दिया था? वो डाल्टन ने दिया था। और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो दिया था एंटोनियो लेवोसियर सर ने। और जो गैसियस वॉल्यूम का लॉ है वो दिया था गेलुसैक सर ने। और उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था किसने? एवागैड्रो सर ने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या आपसे कह रहा है। तो ए जो है, ए का आंसर क्या हो जाएगा? हमने बोला जोसेफ प्राउस्ट, देखो कहाँ है, ए का एस हो गया, बी का क्या होगा बेटा? बी का आर हो गया, सी का क्या होगा बेटा? सी कंजर्वेशन ऑफ मास, सी का पी हो गया, और डी का क्या होगा? जो डी है वो डी का क्यू हो गया। तो एस आर पी, एस आर पी देखो कहाँ लिखा है लाइन से, एस आर पी ये लिखा हुआ है, एस आर पी डी क्यू।
तो थर्ड आंसर के साथ हम लोग जाएंगे, थर्ड आंसर के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 89 में, थर्ड आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये देखिए दिया हुआ है पेज नंबर 14-15 में, कहाँ पे क्या दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोशियर सर ने दिया, डेफिनिट प्रोपोर्शन जोसेफ प्राउस ने दिया, किसने दिया, जोसेफ प्राउस ने। ठीक है, ये किसने दिया, गैसियस वॉल्यूम, गेलुसैक ने। ठीक, चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच पेयर ऑफ स्पीसीज हैव मतलब सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो बहुत सिंपल सवाल है, देखिए परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो होता है वो एटॉमिक वेट इंटू नंबर ऑफ एटम इंटू 100 अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक, अब देखिए हमसे ये कह रहा है एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड ये आपसे कह रहा है, तो इसमें हमें एक परसेंटेज कार्बन पूछ रहा है, तो एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है, 12। अब यहाँ नंबर ऑफ आइटम देखो कार्बन के कितने हैं, 2 एसिटिक एसिड में, है ना, तो इंटू 100, और मॉलिकुलर मास इसका कितना हो जाएगा, 24 4 28 2 32 60। तो ये बेटा 2400/60 हो रहा है, तो मतलब ये आ रहा है 40% आ रहा है। कितना आ रहा है, 40% आ रहा है। अब देखो ग्लूकोज दिया हुआ है, तो ग्लूकोज में हमें कार्बन परसेंट निकालना है, तो ये हो गया 12 एटॉमिक हो गया मास इसका, और आइटम कितने हैं, 6 इंटू 100, और ग्लूकोज के लिए 180 होता है, तो 7200 अपॉन 180, ये भी 40 हो गया। तो यही आंसर हो गया बेटा, पहला आंसर हो गया, क्या दिक्कत है, पहला ही तो आंसर हो गया, देख लीजिए ध्यान से, पहला ही आंसर हो गया, कितना सिंपल है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये तो कॉमन था, C2H5OH आइए कर लेते हैं हम लोग। तो C2H5OH के लिए हम लोग अगर देखेंगे परसेंटेज कार्बन, तो आप कहोगे 12 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन इसके लिए कितना हो जाएगा, 24 6 30 46, तो ये हो जाएगा बेटा 2400 अपॉन 46। तो 2400 अपॉन 46 में करके आपको दिखा देता हूँ, 2400 अपॉन 46, तो ये हो जाता है 52.17%। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इसका 40 आ रहा है, इसका 52.7। अब ये भी देखो, इसका और इसका, ये दोनों इनका जो मॉलिकुलर फार्मूला है सेम है, तो परसेंटेज भी सेम हो गया। ठीक है, सुक्रोज का निकाल लेते हैं भाई, ग्लूकोज का भी 40% निकाला है, अब सुक्रोज और इसमें रिस्क है, तो इसमें हम देख लेते हैं एक बार निकाल के, C12H22O11। तो अगर हम लोग देखेंगे परसेंटेज कार्बन, तो 12 इंटू 12 इंटू 100 अपॉन 342, तो 144 अपॉन 342 अगर हम लोग करते हैं, तो 144 डिवाइडेड बाई 342, तो 42.10 आ गया। ठीक है, इतना परसेंट आ गया। तो ये भी जो है बेटा 40% के बराबर नहीं हो रहा, जबकि ये देखो ये 40% आ रहा था, तो पहला आंसर ही करेक्ट इसका हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो ये मास दिया हुआ है, ये कहाँ से लिया गया है, मास परसेंट ऑफ एलिमेंट से। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने डिस्कशन को देखा। मुझे उम्मीद है आपको डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। सवालों में थ्योरी का भी ध्यान रखा गया, क्योंकि डाल्टन थ्योरी पे इस साल सवाल आया था। तो मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा, और अपनी गलतियों को सही करिएगा। निश्चित तौर पर अगर गलतियां सही होंगी तो निश्चित तौर पर सिलेक्शन भी होगा। तो मुलाकात करेंगे फिर से किसी अगले पेपर डिस्कशन में, रैपिड फायर में। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।